तो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलजीत आज फिर आपका आपके एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये क्लास रोज की तरह है द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन। ये क्लास यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, एयरफोर्स इन सब में काम आती है। आंसर राइटिंग में, इंटरव्यू में या बहुत सारी चीजों में। दोस्तों, ये क्लास खास तौर पर आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। दोस्तों, ये क्लास रोज सुबह 5 बजे होती है और इस क्लास में मैं रोज आपको जो द हिंदू एडिटोरियल में जो एडिटोरियल दिए जाते हैं उनमें से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल ढूंढ कर वो करवाता हूं और उसमें से कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स वाला इनिशिएटिव जो हमने शुरू किया है वो करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, और जब हमें लगता है कि किसी चीज में से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो वो आपको दिया जाता है, उसका एक मॉडल आंसर का आपको हिंट भी दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत होती है। दोस्तों, इसके ऊपर बात नहीं करी जाएगी, इसके ऊपर भी नहीं की जाएगी। देखिए दोस्तों, ये है जो अभी व्हाट्सएप हैक हुआ है हमारे देश के कुछ पत्रकारों का। व्हाट्सएप हैक हुआ है, ठीक है दोस्तों, एक वायरस द्वारा। उस वायरस का भी नाम जानेंगे क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है। और उसके बाद दोस्तों 370 हटा देने के बाद का सिस्टम क्या है, ये उसके ऊपर थोड़ा सा आर्टिकल स्टोरी वाइज समझेंगे। और दोस्तों, ये आर्टिकल है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जो 8 कोर सेक्टर्स हैं उनके ऊपर। अब वो कोर सेक्टर कौन सा है वो मैं बताऊंगा। अब बात पहली कहाँ शुरू होती है? पहला शुरू होता है हमारा जो हमारे वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, चुस्त फुर्त दुरुस्त हो जाइए। सबसे पहला है आउटरेज। आउटरेज उल्लंघन। ठीक है दोस्तों, आउटरेज क्या है? उल्लंघन। किसका उल्लंघन? आउटरेज। अब उल्लंघन तो किसी भी चीज का हो सकता है। इनफेक्ट संक्रमित। इनफेक्ट संक्रमित। संक्रमित शब्द से हमें समय लगता है कि जब कोई बीमार हो जाए तो हम कहते हैं कोई संक्रमित बीमारी फैल गई है, तो इनफेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब आता है स्टीरिंग। क्या है? स्टीरिंग सरगर्मी। स्टीरिंग सरगर्मी। अब अगला आता है सोफेस्टिकेटेड। बहुत आसान है, सोफेस्टिकेटेड। सोफेस्टिकेटेड का मतलब है जटिल। सोफेस्टिकेटेड का मतलब है जटिल, मुश्किल, सोफेस्टिकेटेड। अब उसके अगला है फ्लॉ, दोष। क्या है? फ्लॉ, दोष। हल्का सा रिपीट मारेंगे। आउटरेज उल्लंघन, इनफेक्ट संक्रमित, स्टीरिंग सरगर्मी, सोफेस्टिकेटेड जटिल, फ्लॉ दोष। ठीक है दोस्तों, अब आता है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी यह है भेदता। मतलब कोई चीज, जैसे कि हम समझ लीजिए कि कोई बीमारी फैल रही है और मैं उस इलाके में जाके खड़ा हो जाऊं जहां बीमारी फैली है, तो मैं उसके लिए वल्नरेबल हो जाऊंगा। मतलब मैं उसके सीधे कांटेक्ट में आने के लिए खतरे में आ चुका हूं, तो ये वल्नरेबिलिटी है। एक्स ऑर्बिटेंट। एक्स ऑर्बिटेंट। एक्स ऑर्बिटेंट अत्यधिक। एक्स ऑर्बिटेंट अत्यधिक। कॉन्ट्रैक्शन संकुचन। कॉन्ट्रैक्शन संकुचन। प्रीमेच्योर असामयिक। प्रीमेच्योर असामयिक। स्टार्क निरा। स्टार्क निरा। ग्लूमी उदास। ग्लूमी उदास। ग्लूमी उदास। उदास क्यों हो? ग्लूमी। नासेंट नवजात। नासेंट नवजात। ठीक है दोस्तों, नासेंट नवजात। साप्री आनंद का। साप्री आनंद का। इनएविएबल। इनएविएबल उत्सव। इनएविएबल उत्सव। देखिए यहां पे हल्की सी गड़बड़ होगी मेरे से, मैं जल्दी जल्दी में बोल गया। साप्री का मतलब है आनंद का उत्सव। साप्री का मतलब है आनंद का उत्सव। अब अनएविएबल का है अवांछनीय। अनएनविएबल का है अवांछनीय। तो लीवे का है हवा की ओर। लीवे मतलब हवा की ओर। अब देखिए लीवे से जरा मतलब समझिए। आप समझ लीजिए कि ये पहाड़ियां हैं। ठीक है दोस्तों, अब
जिस हवा की ओर अगर कोई पहाड़ी का हिस्सा होता है ना तो हम उसको कहते हैं लीवे। ठीक है दोस्तों। अब होता है फॉल आउट। फॉल आउट विवाद। स्कैथिंग तीखा, स्कैथिंग तीखा। कॉन्फ्लेक्टेड, कॉन्फ्लेक्टेड, कॉन्फ्लेक्स में समझ लेना, कॉन्फ्लेक्टेड सम्मिश्रित। प्रीडिकैमेंट, प्रीडिकैमेंट स्थिति, प्रीडिकैमेंट स्थिति। देखिए ये वर्ड थोड़ा मुश्किल है, इसका है प्रीडिकैमेंट। बोलने की कोशिश कीजिए एक बार। स्थिति, इसको कहते हैं स्थिति। अब हम चलते हैं आगे। अब दोस्तों हमारा शुरू होता है आर्टिकल। दोस्तों ये आर्टिकल है, जैसे कि हमारी अर्थव्यवस्था मंदी में चल रही है, कई आर्टिकल कर चुके हैं। अब मंदी में चल रही है लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ कोर सेक्टर्स हैं। कोर सेक्टर जैसे कुछ ऐसे 7 सेक्टर हैं अलग अलग, जैसे कि कोयला, ठीक है, जैसे कि सीमेंट, स्टील, कच्चा तेल। तो ये 7 सेक्टर को अर्थव्यवस्था के 8 मेजर सेक्टर माना जाता है। इनको एक भाषा में कोर सेक्टर बोलते हैं। कौन से सेक्टर बोलते हैं? कोर सेक्टर। इसमें 8 अलग अलग सेक्टर आते हैं। अगर ये कमजोर है समझ लो अर्थव्यवस्था की हालत बहुत बुरी है। तो समझ लो बुरी खबर आपके सामने खड़ी है आज वीर। तो बुरी खबर है क्या दोस्तों? यहां पर बात होती है, देखिए उम्मीद थी कि अर्थव्यवस्था सुधरेगी क्योंकि बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए, लेकिन अभी जो इकोनॉमिक डाटा रिलीज किया गया है कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री द्वारा कोर सेक्टर आउटपुट से संबंधित, जिससे यह पता चलता है कि 8 मेजर सेक्टर हैं। कोर में जो 8 मेजर हैं उनकी परफॉर्मेंस अभी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टेड, कम हुई है। क्या हुई है? कॉन्ट्रैक्टेड, कम हुई है। मतलब उनमें कमी आई है, मतलब छोटे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, कॉन्ट्रैक्ट में समझ लेना, ये कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब यहां पे ये है कि अगर कोई चीज छोटी हो जाती है, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये गिरकर 5.2% पर रह गया है। और वो कह रहे हैं कि पिछले 14 साल का सबसे नीचाए में है चल रहा है। इसमें वो कह रहे हैं कि 8 में से 7 ऐसी कंपनियां हैं जो कमी आई है, जिसमें कोल सेक्टर तो बहुत बुरे तरीके से बर्बाद हुआ है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद वो कह रहे हैं कि लेटेस्ट फिगर ये बता रहे हैं कि ये बहुत बुरा हालात चल रहे हैं। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब कोर सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो समझ लीजिए अर्थव्यवस्था का ये आधार है, आधार। अब देखिए स्टील, सीमेंट, क्रूड ऑयल, कच्चा, इन सब पर तो अर्थव्यवस्था चलती है ना। अगर यही हिल गए तो क्या कुछ नहीं हिल जाएगा। उसके बाद एक और बैड न्यूज की वो बात करते हैं कि जो ये डाटा रिलीज किया गया सेंटर फॉर, ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया है? जो ये डाटा रिलीज किया गया सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, वो ये शो करता है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी 3 साल में सबसे ऊपर है। और अगर हमने इसके ऊपर कुछ नहीं किया तो बेरोजगारी और बढ़ेगी। और कहीं यह ना हो जाए कि जो हमारा फायदा है, क्या हमारी जवान पॉपुलेशन, जनसंख्या, वो कहीं हमारा नुकसान हो जाए। हालांकि वो कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स उस वक्त वर आ रही हैं जब आरबीआई द्वारा बहुत सारा इंटरेस्ट रेट कम कर दिया गया है, मतलब कि लोन देने के लिए ब्याज दर कम कर दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां लगें। ठीक है दोस्तों। तो यही है बस। तो वो कह रहे हैं कि हालांकि फेस्टिवल सीजन के चलते ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों की सेल बढ़ी है, कुछ कंज्यूमेबल ड्यूरेबल्स भी हल्के से बढ़े हैं, और वैसे भी वो कह रहे हैं 1 लाख करोड़ रुपया बैंकों द्वारा कर्ज में जा चुका है। ठीक है दोस्तों। अब इसके ऊपर बात ये आती है कि गवर्नमेंट सेंटर अभी कह रहे हैं स्थितियां अभी इतनी क्लियर नहीं है। जो फिजिकल, जो हमारी वित्तीय व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा चरमराई हुई है। अब देखते हैं कि आगे आने वाले क्या होता है। लेकिन अगर हमारे देश को आगे बहुत चढ़कर, आगे बढ़ चढ़कर अच्छा विकास करना है तो कम से कम हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट 8% से ज्यादा तो होनी ही चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यही हमारा आर्टिकल था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पर। देखिए ये आर्टिकल है, इन्होंने कहा है कि पेरिल्स ऑफ पोस्ट 370, मतलब 370 को डिप्लोमेसी खेलने के बाद, क्या डिप्लोमेसी खेल दी मैं बताऊंगा, बाद की स्थितियां अब क्या होंगी। दोस्तों यहां पे वो बात कर रहे हैं कि अभी इंडिया ने क्या किया है। देखिए यूरोपियन यूनियन है, ठीक है दोस्तों, बहुत से लोगों को हो सकता है ना पता हो, अगर नहीं पता तो मैं हल्का आपसे बता देता हूं। यूरोपियन यूनियन कुछ देशों का संघ है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी समझ लीजिए, संधि समझ लीजिए, जिसमें यूरोप के बहुत सारे देश हैं, जैसे कि
ब्रेग्जिट की उसके अंतर चल रहा है। ब्रेग्जिट में जैसे इंग्लैंड बाहर निकलना चाहता है, जैसे कि जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, बहुत सारे देश हैं, ठीक है दोस्तों, स्विट्जरलैंड है। तो यूरोपियन यूनियन की एक पार्लियामेंट है, तो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट के कुछ एमपी, ठीक है, मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट इंडिया आए, उनको कश्मीर की सैर करवाई गई, दिखाया गया कश्मीर की स्थितियों को। तो वो कहते हैं कि जो कश्मीर का इस तरीके से अंतरराष्ट्रीयकरण किया गया, उस अंतरराष्ट्रीयकरण में जो अब ये आता है, ये ट्रबल पॉइंट हमें ये दिखता है कि इंडिया का जो ट्रेडिशनल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हुई है, क्योंकि इस तरह से तो भारत ने कभी कश्मीर को दिखाने की कोशिश ही नहीं की। तो यहां पर वो बात करना शुरू करते हैं कि देखिए अभी हुआ क्या, स्थिति ये हुई कि हमारे देश में 370 आर्टिकल हटा दिया गया, 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज बना दी गई। अब उसके बाद दुनिया भर में बवाल मचा, तो हमारे यहाँ के विदेश मंत्री वो दुनिया, चाइना गए, यूरोप गए, यूनाइटेड स्टेट्स गए, उनको मनाया, उनको समझाया, उनको बताया। उसके बाद हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल और पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र हैं, वो गए, उन्होंने समझाया, मनाया, जैसे कि यूएई, सऊदी अरब, कतर जैसे देशों में समझाइए बस स्थितियाँ। पीएम गए, उन्होंने यूएस के पीएम से यूएस के प्रेसिडेंट से बात की। रामनाथ कोविंद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सिचुएशन कश्मीर के ऊपर, सिचुएशन कहीं ना स्विट्जरलैंड के ऊपर जो होस्ट हो रहा था वहाँ पे क्लैरिफाई की। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने कई डिप्लोमेट्स से इसके बारे में कुछ वार्तालाप साझा किए। हालांकि फिर भी वो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल रिजल्ट्स हैं। क्या है? वेरिएड रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि देखिए बहुत सारी कोशिश की गई है, जैसे कि चाइना ने क्या किया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को बिठाया कि देखिए कश्मीर में जो है इस मुद्दे पर बात करनी जरूरी है, जो अब हुआ है, ठीक है। चाइना की रिक्वेस्ट पर यह हुआ, फर्स्ट टाइम कश्मीर को फॉर्मली एजेंडा में लाया गया 50 साल में, मतलब यूनाइटेड नेशन के, ठीक है दोस्तों। यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी उसके ऊपर डिबेट की, ठीक है, मेट इस सिचुएशन के ऊपर डिबेट की, ठीक है दोस्तों। अब वहां पे कहते हैं कि हालांकि ये मसला यूरोपियन पार्लियामेंट में, यूरोपियन यूनियन में, यूरोपीय संघ में 1 दशक पहले उठाया गया था, लेकिन कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। हालांकि यहाँ के पार्लियामेंट मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट ने जो कश्मीर का दौरा किया है, उन्होंने भारत के जो एक्शन है, भारत ने जो धारा 370 हटाई है उसके फेवर में बोले हैं, क्योंकि वो बोले हैं, जो यहाँ पे नहीं लिखा है मैं बताता हूँ, वो कह रहे हैं कि कश्मीर में आतंकवाद बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद वो उन्होंने बताया है कि देखिए उनको ट्रिप करवाएगी। फिर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, पाकिस्तान वाज अनेबल टू सिक्योर द नंबर टू ब्रिंग ए रेजोल्यूशन, मतलब रेजोल्यूशन पास करवाने के लिए उनको कुछ देशों का समर्थन चाहिए था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में, वो उनको नहीं मिल पाया। फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है जो ओनली 3 कंट्रीज, जैसे कि पाकिस्तान, टर्की और ये सब जैसे कि चाइना, मलेशिया और टर्की, इन्होंने कुछ ज़्यादा इनकी मदद की है, ठीक है। हालांकि वो कह रहे हैं कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, जिसमें टर्की, अजरबैजान, निजर, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ये एक इस्लामिक ग्रुप है, इसमें गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो रियाद है, जो सऊदी अरेबिया है, वह पीएम अभी हमारे वहां गए हुए हैं, तो उन्होंने हल्का सा टिल्ट इंडिया की तरफ ले लिया है। और हाउडी स्टेडियम में जो मोदी का हाउडी मोदी हुआ है, वहां पर भी कहीं ना कहीं इसकी सराहना हुई जो 370 में हुआ, और आतंकवाद को कम किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर बात ये चल रही है कि देखिए एक सेकंड पानी पी लूं मैं। अब देखिए, अब यहां पे बात क्या आती है, वो कहते हैं कि अब इंडियन जो हमारी गवर्नमेंट है उसको इंडियन की फॉरेन पॉलिसी को बड़े क्रिटिकली, बड़े ध्यान से लेकर चलना चाहिए। यहां पर वो कहते हैं कि 3 टेनेंट्स ऑफ दैट पॉलिसी अपीयर्स टू हैव बीन वायलेटेड, मतलब उस पॉलिसी के, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, इसका ऊपर कहीं ना कहीं जो अभी इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी खेली है, टैक्टिकल डिप्लोमेसी, बहुत ऊपर प्रभाव पड़ा है। वो कहते हैं 3 तरह के प्रभाव पड़े हैं। वो कहते हैं कि इशू ऑफ कश्मीर को, पहली बात तो उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया, उसका क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। मतलब
कई दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है जैसा पहले कभी हुआ ही नहीं। कम से कम 1990 के बाद जो वहां पे हालात बिगड़े, उसके बाद तो कभी ऐसा किया ही नहीं गया। अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया कहीं ना कहीं। वो कहते हैं अंतर्राष्ट्र के वहां के लोगों को बुलाना, दिखाना। उसके बाद वो कहते हैं सेकंड टेनेंट, जो पाकिस्तान के साथ बालाकोट स्ट्राइक हुई, पुलवामा हुआ, ऐसी स्थितियों में इंडिया जाने से पहले कहीं ना कहीं अक्सर बचता रहा है। लेकिन इस बार कहते हैं जो हालात उलट के पलट गए, अब कहते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती थी। हालांकि इंडिया इसमें हमेशा बचने की कोशिश करता रहा है। फिर वो थर्ड टेनेंट की बात करते हैं। थर्ड टेनेंट की बात ये करते हैं कि अब थर्ड टेनेंट भी चैलेंज किया जा रहा है। वो क्या है कि इंडिया ट्रेडिशनल रिजेक्शन ऑफ मेडिएशन बाय थर्ड पार्टी। मतलब कि देखिए क्या हुआ था कि ट्रंप ने कहा था कि अगर इंडिया चाहे तो हम मेडिएशन कर सकते हैं। पीएम मोदी ने मुझे कहा है कि कश्मीर मुद्दे पर आके मध्यस्थता कीजिए, लेकिन इंडिया ने ये रिजेक्ट कर दिया। अब इंडिया ने जब वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूरोपियन यूनियन को बुलाया है, तो वो कह रहे हैं कि अब इसका जो ट्रेडिशनल रुख था ना कि हम मेडिएशन नहीं होने देंगे, अब वो भी कहीं ना कहीं चैलेंज हो गया है। ये तीन बहुत खतरनाक चीजें कह रहे हुई है। एक तो अंतर्राष्ट्रीयकरण, दूसरा पाकिस्तान के साथ इतनी गर्मा गर्मी होना, और तीसरा ये। फिर वो यहां पर बात करते हैं कि सिग्नल्स किसकी बात करते हैं? स्पिल ओवर इफेक्ट। देखिए यहां पे पाकिस्तान शेडो तो आपने देख लिया, अब आता है स्पिल ओवर इफेक्ट। क्या आता है? स्पिल ओवर इफेक्ट। यहां पे वो है कि यहां पे सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है, सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि बिगेस्ट वरी परटेन नॉट टू सो मच टू द चेंज इन ट्रेडिशनल पॉलिसी। बिगेस्ट वरी इसके चेंज में नहीं छुपी है, लेकिन इट डज नॉट टू लास्टिंग और परमानेंट डैमेज टू ब्रांड इंडिया। मतलब इंडिया का जो ब्रांड है, ब्रांड इंडिया जो बनाया गया था, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। देखिए अब इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। अब अपनी ट्रेडिशनल पॉलिसी को जो बहुत पहले से चल रही आ रही है उसको बदला आपने। तो कह रहे हैं जो ब्रांड इंडिया का था ना कि हम डेमोक्रेटिक हैं, प्लूरिस्टिक हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं, हम संप्रभु हैं, तो कह रहे उसके ऊपर एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। बस यही इस आर्टिकल में वो कहना चाहते हैं। 3 पॉइंट को बड़ा उलझा कर लिखा है इन्होंने। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ आया होगा। अब हम थोड़ा अगले आर्टिकल पर चलते हैं। अगर कुछ लोगों को अंदर से महसूस हो रहा हो कि बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो पानी वाले पी लें, थोड़ा एक्टिव हो लें। अब आते वाला है व्हाट्सएप, जो आप रोज़ चलाते हो। और मैं बता दूं, ये व्हाट्सएप जो लोग चैट करते हैं, पर्सनल चैट, तो उनको दिल धड़काने वाले काम करेगा। तो थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए एक वायरस फैला है जिसका नाम है पेगासस स्पाईवेयर। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? ये क्वेश्चन में आ सकता है कहीं भी पेपर में। पेगागस, क्या? पेगागस स्पाईवेयर। ये इजराइल की एक एनएसओ कंपनी द्वारा छोड़ा गया। अब इसमें हुआ क्या है? अब इसमें इंडिया, वो कहते हैं इंडिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो पेगागस स्पाईवेयर जैसे खतरनाक वायरस को इस्तेमाल कर सकता है किसी व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए? तो यहीं पर बात होती है। वो कहते हैं 30 अक्टूबर में एक इंसिडेंट हुआ। क्या इंसिडेंट हुआ? इंडिया के कुछ जर्नलिस्ट, कुछ एक्टिविस्ट और कुछ वकीलों का डाटा निकाल लिया गया इजराइल की एक फर्म एनएसओ द्वारा। इजराइल की एक फर्म एनएसओ द्वारा। अब उस एनएसओ ने क्या किया? एनएसओ ने डाटा निकाल लिया 3 प्रकार के लोगों का, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और लॉयर। ठीक है दोस्तों, अब ये जर्नलिस्ट लिखते हैं, एक्टिविस्ट लिख देते हैं। अब इनका जब डाटा निकला तो वहीं पर ही व्हाट्सएप की वल्नरेबिलिटी हुई। अब वो प्रॉब्लम क्या है कि जो ये वल्नरेबिलिटी हुई व्हाट्सएप की, जिसके अंतर्गत, जिसके कारण ये पेगागस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, जिस वायरस घुसता है, वो एक व्हाट्सएप कॉल आती है, वॉइस कॉल। अगर कोई उस व्हाट्सएप वॉइस कॉल को उठा ले तो ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल होते ही आपके मैसेज, मेल, ऑडियो कॉल, ब्राउजर, कॉन्टैक्ट, सब कुछ उस व्यक्ति को पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, जो आपके खिलाफ गेम खेल रहा है। तो यहीं पर प्रॉब्लम आई। वो कहते हैं कि ये ब्रीच है क्या, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। यहां पर वो कहते हैं कि अब व्हाट्सएप ने केस फाइल कर दिया है इस एनएसओ कंपनी के अगेंस्ट, यूएसए में, सैन फ्रांसिस्को में। अब लेकिन कहते हैं हमें यहां पे ये समझने की जरूरत है कि ये सॉफ्टवेयर वगैरह ऐसा क्या कारण है, इसका क्या पर्पस क्या है, किस तरीके से ये हैक हो सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर हैक हो गया तो ये किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। तो वो कह रहे हैं कि हालांकि एनएसओ कंपनी का काम क्या था कि वो इजराइल की जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं या एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, जैसे कि पुलिस हो गया, सीबीआई हो गया, हम एग्जाम्पल देके बात कर रहा हूँ, इन सब की मदद करना होता है ताकि वो टेररिज्म से लड़ सकें, सीरियस क्राइम से लड़ सकें। लेकिन ये तो गलत ही बात होगी। हालांकि गवर्नमेंट ने ये कहा है
अपने व्हाट्सएप की तरफ फोकस किया है, उसको कहा है कि भाई साहब अब सफाई दो कि ये हो क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि देखिए, आपको अगर ये एक बात का पता हो, कुछ लोग एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, कुछ लोग एप्पल का फ़ोन चलाते हैं। अब एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है। अब देखिए, जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पता, मैं आपको बता दूं, सब ने आमतौर पर एक वर्ड सुना होगा, विंडो। हम कहते हैं कि अगर लैपटॉप हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो चाहे कंप्यूटर हो, हम कहते हैं हमारी विंडो उड़ गई। असल में वो विंडो कंपनी का नाम है, कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है ना, उसका नाम विंडो है। इसी तरह से तो लाइनक्स भी एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों, तो उसको कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो विंडो होती है ना, इसका नाम है, उसका जनरल नाम है, उसका जो मेन नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वो कहते हैं जो इनका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है स्मार्टफोन्स का, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, ग्लिचेस होते हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं कि व्हाट्सएप ही एक ऐसी चीज नहीं है जिसके अंतर्गत हम पेगागस जैसे गलत सॉफ्टवेयर को हम इंटरफेयर करवा सकते हैं। नहीं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे और भी चीजें हैं जहां से ये घुस सकता है। उसकी टेक्निकलिटीज अलग है, हमें इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ना तो हम इसे वो इतना पूछने वाला है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि देखिए, इसका मतलब तो हम तो कभी भी वल्नरेबल है, कोई भी आएगा। अगर व्हाट्सएप से नहीं तो अब क्या हुआ, एक व्यक्ति की एग्जांपल देता हूँ। किसी व्यक्ति को मैसेज आया कि ये आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो उसके साथ में लिंक दिया कि इस लिंक पे क्लिक करो तो आपको पता चल जाएगा कहाँ है। अगर वो लिंक पे क्लिक कर देते ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता और सारा मटेरियल उनका वहां पहुंच जाता। फिर उनकी बीवी की पत्नी, अपनी पत्नी का, आपकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, ये सब बीच में बातें लिखी हुई है, मैं पर्सनली नहीं बोल रहा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कुछ करके हरकतें हुई। हालांकि कहते हैं जो एंड्रॉयड वर्जन है, पेगागस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है, जो ये वायरस है, जो ये गेम खेलता है, एंड्रॉयड के अंदर इसका नाम थोड़ा अलग है, क्राइस्योर मालवेयर। क्या कहते हैं? क्राइस्योर मालवेयर। याद रखिएगा, पूछा भी जा सकता है कि पेगागस सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर का एंड्रॉयड वर्जन के अंदर नाम क्या है? क्राइस्योर मालवेयर। तो यहां पर वो कहते हैं सारी प्रॉब्लम आती है। हालांकि इंडिया ने अब व्हाट्सएप से सवाल किया है कि दो बताओ भाई, तुम जिम्मेदार हो, हजारों लोगों का डाटा तुम्हारे पास है, ये कैसे हुआ, अब तुम्हें ध्यान देना है, हम तो तुमसे सवाल करेंगे, और सवाल कर भी रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे बात होती है कि अगर यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जैसे कि हम लोग भी व्हाट्सएप यूज करते हैं, आप लोग भी करते हो, तो कहते हैं इस मतलब तो हम किसी फर्म के मामले में सेफ ही नहीं है। अब इसका हल क्या है? बहुत सारे लोगों ने अपने मोबाइल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाल रखे हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक अपडेट होती है ना जो सॉफ्टवेयर की, हम उसको ऑफ कर देते हैं कि हमारा डाटा ना उड़े। तो उसको रेगुलरली ऑटोमेटिक अपडेट होने दो, सोल्यूशन भी दिया उन्होंने। इससे क्या होता है कि कंपनियां लगातार सर्वेलेंस करती रहती हैं कि कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं आया गंदा, तो उसको वो लड़ने के लिए तैयार रहती हैं। अब उसके बाद कहते हैं कि सवाल ये उठता है कि इंडिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ये रिस्क उठा सकता है या मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर सकता है इस सॉफ्टवेयर का गलत इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। अब ये तो तभी पता चलेगा ना जब कोई करेगा, तो वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां पता करेंगी। बस दोस्तों यही है। देखिए, ये जरूर याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, भूलिएगा मत, कि पेगागस जो वायरस है उसका एंड्रॉयड वर्जन का नाम है क्राइस्योर मालवेयर। तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये आजकल पेपर ना बहुत घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं, तो गिराव घुमा फिरा के कहीं तुम लोगों को ना फंसा लें। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम में आने के लिए थैंक्स करता हूं। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इतनी मेहनत करने का फायदा क्या जब तुम लोग शेयर नहीं करते। तुम लोग शेयर नहीं करते, ये शिकायत तो रहेगी। मेहनत कर करके कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए काम करता है, मर जाता है ऑलमोस्ट, और तुम लोग ऐसा नहीं करते हो। बुखार है आज मुझे, लेकिन फिर भी काम कर रहा हूं। क्या बात कर रहे हो यार, शेयर तो करो ना। चलो फ्रेंड्स, फिर भी मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूं। और दोस्तों, ये आप ही के बेनिफिट के लिए क्लास बनाई गई है। कुछ बच्चे समझते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। भैया, मेरे को भी 1.5 साल लगा था इन चीजों को समझने के लिए। मेहनत करनी पड़ती है, एक दिन में कुछ नहीं आता। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूं। ओके फ्रेंड्स, बाय।